Hello and welcome to Krishna Coaching. Now I'm going to take up with you a very important topic in Indian constitutional polity, and the topic is all about the right to property. One of the most controversial, सबसे ज्यादा आज तक का जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसने आज तक सबसे ज्यादा रिट पिटिशंस जिस पर हुई है वो यही है। ठीक है, मैक्सिमम रिट्स किस फंडामेंटल राइट की वॉल्यूशन को लेकर हुई है आज तक? दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। यही कारण है कि सरकार को मजबूर होकर इसे फंडामेंटल राइट का स्टेटस विथड्रॉ करना पड़ा। राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दो जगह था, आर्टिकल 19(1)(f) और दूसरा आर्टिकल 31, मगर दोनों ही जगह से इसको विथड्रॉ किया गया। ठीक है, नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, नाउ इट इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एंड ऑल्दो all constitutional rights are legal rights, therefore it is a legal right as well. Now it is a constitutional right, it is a legal right but not a fundamental right. क्या फर्क पड़ गया? क्यों किया सरकार ने ऐसा? क्यों? फंडामेंटल राइट की वॉल्यूशन होने पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक लीगल राइट के वॉल्यूशन पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। समझ में आया? तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट लोग ना जा सके। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा रिट पिटिशंस पेंडिंग हो गई थी। इसी को देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा, इसी को देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि फंडामेंटल राइट शुड नो मोर कंटिन्यू एज अ right to property should no more continue as a fundamental right. It should be now onwards treated as only a constitutional right. आर्टिकल 300A बना दिया गया इसको। ठीक है, I would like to show you some notes on this point so that you can understand in a better manner. Okay, ये देखिए, ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी, मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ so that it is easily readable to you people. Fine, ये देखिए, यहाँ से हम दिखाते हैं इस टॉपिक को। I hope it is clearly visible to all of you. ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी जो था, ठीक है, ये 7 फंडामेंटल राइट्स में से एक था, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ कोर्स, और 19(1)(f) में भी लिखा था, आर्टिकल 31 में भी लिखा था, लेकिन दोनों में सेम बात नहीं थी। राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है दोनों ही, 19(1)(f) और आर्टिकल 31। पर क्या था? आर्टिकल 19(1)(f) कहता था, 19(1)(f) गारंटी करता था हर नागरिक को, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड, एक्वायर और डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। जबकि आर्टिकल 31 जो था, ये ना केवल नागरिकों को बल्कि नॉन सिटीजन्स को, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन दोनों को ये गारंटी करता था कि अगर उनसे उनकी प्रॉपर्टी को डिप्राइव किया जाएगा तो उन्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा। It provided that no person shall be deprived of his property except by authority of law. ठीक है, और स्टेट एक्वायर तो कर सकती है प्रॉपर्टी, रिक्वायर तो कर सकती है प्रॉपर्टी, लेकिन दो कंडीशंस है। पहला, पब्लिक पर्पस के लिए ही आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, और दूसरा, आपको कॉम्पनसेशन देना होगा, पे करना होगा। कॉम्पनसेशन किसको करना होगा? उस ओनर को जिसकी प्रॉपर्टी आप छीन रहे हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 19(1)(f) कहता था कि आप प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? एक्वायर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को आप एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। 31 आर्टिकल 19(1)(f) सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल था, जबकि आर्टिकल 31 सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स दोनों का अवेलेबल था, और ये कहता था कि राइट अगेंस्ट डेप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी। और ये क्या कहता था कि सरकार पब्लिक पर्पस के लिए किसी इंसान की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, मगर फिर उसको ओनर को कॉम्पनसेशन पे करना होगा। इज माय पॉइंट क्लियर? इसके साथ ही ये फैक्चुअल बात खत्म होती है। अब मैं इससे आगे आपको लेकर चलूंगा। ठीक है, ये चलते हैं इससे एक पॉइंट आगे। अब जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, तो तब से लेकर 1978 तक, जी हाँ,
44th अमेंडमेंट 1978 तक। और कब से संविधान लागू हुआ था? 26 जैन 1950, 26 जनवरी 1950। वैसे एडॉप्ट और इनैक्ट की डेट मानते हम 26 नवंबर 1949 और कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डेट मानते हम 26 जनवरी 1950। ओके, सबसे कंट्रोवर्शियल फंडामेंटल राइट कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी वजह से कई बार कन्फ्रंटेशंस हो चुकी थी बिटवीन द टू ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में, एक तरफ जुडिशरी और एक तरफ पार्लियामेंट, जिसकी वजह से कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई, जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, सेवंथ अमेंडमेंट, 25th, 39th, 40th और 42nd। क्लियर? और थ्रू दीज अमेंडमेंट्स 3 नए आर्टिकल्स का जन्म हुआ, 31A, 31B, 31C, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। एक्सेप्शंस भी दिखते हैं 31A, 31B, 31C। इन अमेंडमेंट्स के द्वारा ये वाले 3 आर्टिकल्स पैदा हुए। ठीक है, ना सिर्फ पैदा हुए, ना सिर्फ ऐड हुए, बार बार मॉडिफाई हुए टाइम टू टाइम। क्यों मॉडिफाई हुए? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को नलिफाई करने के लिए, उनके इफेक्ट को खत्म करने के लिए। यानी कि टग ऑफ वार देखी जा रही थी, रस्साकशी, ताकत की लड़ाई, कौन ज्यादा ताकतवर है, लेजिस्लेचर या जुडिशरी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जहां इंडिविजुअल राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करती थी, वहां पर ग्रुप राइट्स की प्रोटेक्शन की बात, ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और स्टेट इंटरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही थी और लेजिस्लेचर स्टेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, एंड टू प्रोटेक्ट सर्टेन लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो लॉ बना दिए लेजिस्लेचर ने, कहीं उनको नल एंड वॉइड ना डिक्लेयर कर दे जुडिशरी, इस कारण से कई अमेंडमेंट्स आई, खास करके जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी इसीलिए आई थी। 42nd अमेंडमेंट में भी इसी का मेनली जिक्र हुआ था। ठीक है, सबसे ज्यादा लिटिगेशंस हो रही थी इस दौरान 1950 से लेकर 1978। ठीक है, इन सब में मेन सेंटर क्या था, क्यों हो रही थी? दे वर सेंटर्ड ऑन वन थिंग, कि कॉम्पनसेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, ऑब्लिगेशन है स्टेट का एक प्रॉपर कॉम्पनसेशन देना। ठीक है, लेकिन इनफ कॉम्पनसेशन वाज नॉट गिवन। जब भी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर होती थी या जब सरकार पब्लिक पर्पस के लिए उसे कहते थे वी रिक्वायर दिस, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप कब्जे में ले रहे हैं अपने, मगर सही कॉम्पनसेशन नहीं दे रहे हैं। आज भी जब कोई प्रॉपर्टी एक्वायर होती है तो भी लोग चैलेंज करते हैं एडिक्वेट कॉम्पनसेशन ना मिलने पर। ठीक है, और फिर अक्सर हाई कोर्ट्स कॉम्पनसेशन के रेट को, कॉम्पनसेशन के अमाउंट को इंक्रीज कर देती है। क्लियर? और आगे चलते हैं। 44th अमेंडमेंट 1978, ये जो दौर था, ये जनता पार्टी की सरकार थी भारत में। जी हाँ, जनता पार्टी। और जनता पार्टी का उस समय का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? मोरारजी देसाई। जनता पार्टी, ठीक है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वो लीडर थे जो कांग्रेस में से ही निकले थे, मगर बाद में इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली थी, मोरारजी देसाई। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया? रिपील कर दिया 91F को भी और आर्टिकल 31 को भी। कहां से? पार्ट 3 में से। और पार्ट 3 से बाहर, यानी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से बाहर, राइट टू प्रॉपर्टी क्रिएट कर दिया आर्टिकल 300A, ये पार्ट 12 बना दिया गया। ठीक है, और कह दिया गया दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। Thus, the right to property still remains a legal right, and it is still a constitutional right, but it is no longer a fundamental right. You cannot directly approach the Supreme Court. It is not a part of basic structure of the Constitution. ठीक है, अब पहले था ये फंडामेंटल राइट, अब ये बन गया लीगल राइट। इसके क्या इम्प्लीकेशंस है? मैंने तो आपको सिर्फ एक इम्प्लीकेशन बताया है कि आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते डायरेक्टली। ठीक है, ओके, लेकिन 4 टोटल इसके इम्प्लीकेशंस हैं। वो 4 इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं? पहला इम्प्लीकेशन यानी कि रिजल्ट, क्यों ऐसा करने से क्या हो गया, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। पहला,
अब इसको रेगुलेट किया जा सकता है, इसको कर्टेल किया जा सकता है. इट कैन बी एब्रिज्ड नाउ, इट कैन बी मॉडिफाइड नाउ विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय एन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ पार्लियामेंट. अब अगर राइट टू प्रॉपर्टी में कोई चेंज लेकर आना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है. एक नॉर्मल तरीके से ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव मेथड से पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है. सेकंड, ठीक है, it protects private property against executive action but not against legislative action. पहले right to property जो था it was protected against legislative as well as executive action. यानी कि अगर कोई लॉ बना दिया तो उस लॉ को भी चैलेंज किया जा सकता था कि ये पार्ट 3 की वायलेशन है तो जुडिशियल रिव्यू कर दो. और जुडिशियल रिव्यू करने की पावर कहाँ थी? आर्टिकल 13 में. आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट करने वाला लॉ बन गया है तो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है कौन? सुप्रीम कोर्ट. पर अब जब ये फंडामेंटल राइट ही नहीं है तो अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करने का लॉ बनता है तो ऑफ कोर्स वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करा तो वॉइड डिक्लेयर नहीं हो सकता. यानी कि अब लेजिस्लेचर के खिलाफ आर्टिकल 13 को यूज करना नहीं हो सकता. यानी कि लेजिस्लेटिव एक्शन से अब आपका राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी और लेजिस्लेटिव एक्शन से प्रोटेक्टेड नहीं है, पहले थी. दूसरा, अगर वॉल्यूशन होती है राइट टू प्रॉपर्टी की तो मैं बता चुका हूं एग्रीड पार्टी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 यानी रिट नहीं कर सकता. क्लियर? ही हैज टू नाउ गो टू हाई कोर्ट. ओके, अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें एक और खास बात है. वो क्या? नो गारंटीड राइट टू कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी. पहले गारंटीड कॉम्पनसेशन था, अब गारंटीड कॉम्पनसेशन नहीं है. ओके, अब हालांकि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, अब फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट 3 में सब खत्म हो गया है, लेकिन दी पार्ट 3 आज भी कहीं पर राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है. 2 प्रोविजंस ऐसे हैं जहां राइट टू प्रॉपर्टी है लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट तक है. ठीक है, और ना ही सिर्फ है बल्कि गारंटीड राइट ऑफ कॉम्पनसेशन भी है उनमें. ठीक है, 2 जगह आर्टिकल 30 में है, आर्टिकल 31A में है. ठीक है, 30 में क्या है? जब किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा स्टेट तब कॉम्पनसेशन देना होगा. दूसरा, अगर स्टेट एक्वायर करता है लैंड को, उस पर्सन के लैंड को जो कि वो पर्सनली कल्टीवेट कर रहा था, जोत रहा था यानी खेती कर रहा था, और वो लैंड जो है वो स्टैट्यूटरी सीलिंग से ज्यादा है एंड द लैंड इज विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग की लिमिट है उसी लिमिट के अंदर है, तब भी कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा आर्टिकल 31A में. ओके, ये जो फर्स्ट प्रोविजन, ठीक है, दैट वाज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट 1978 इटसेल्फ, और सेकंड प्रोविजन जो आया था वो 17th अमेंडमेंट में आया था. ठीक है, अब इस कारण से ये कैसे आई थी अमेंडमेंट्स? इनमें बड़े-बड़े चेंजेस आए. फर्दर आर्टिकल 31A, 31B, 31C हैव बीन रिटेन्ड. ये एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स है. तो हमारा अगला टॉपिक होगा एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स. एनी क्वेश्चन? Sir, I have a doubt regarding this. As we read in the fourth implication, that was no guaranteed right to compensation. But sir, contradictory to that, we also read the 2 provisions in part 3, and one of which was the guaranteed compensation. So, मैंने बताया राइट टू प्रॉपर्टी पहले हर प्रकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर था. किसी इंसान के पास 500 या 1000 एकड़ जमीन भी है अगर, ठीक है, और उसकी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर एक्वायर हो रही है तो कॉम्पनसेशन मिलना जरूरी था. अब सिर्फ 2 जगह पे कॉम्पनसेशन मिलेगा. पहला अगर तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी एक्वायर हो रही है तो कॉम्पनसेशन मिलेगा ही मिलेगा. दूसरा,
स्टैचुटरी सीलिंग, सीलिंग क्या होती है, लिमिट लगा देते हैं, एक इंसान इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। अगर उतनी लिमिट के अंदर अंदर किसी ने कुछ प्रॉपर्टी रखी हुई है और वो खुद यानी सेल्फ उसको क्या कर रहा है, कल्टीवेट कर रहा है, यानी एग्रीकल्चर में है वो, ठीक है, और वो जमीन अगर एक्वायर हो रही है तो भी गारंटीड कॉम्पनसेशन मिलेगा। पहले क्या था, लिमिट से बाहर की जमीन भी अगर एक्वायर हो रही है तो भी कॉम्पनसेशन गारंटीड मिलेगा। अब लिमिट के अंदर, जैसे मान लो 50 एकड़ की लिमिट लगा दी, एक आदमी 50 एकड़ ही जमीन रखेगा, उससे ज्यादा जमीन होगी तो वो बांट दी जाएगी लोगों को, सरकार की हो जाएगी। अब किसी के पास है 60 एकड़, यानी ऊपर के जो 10 एकड़ है वो उसे छीन लिया जाएगा, तो क्या इस 10 एकड़ के लिए अब कॉम्पनसेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहले मिलता था, हाँ मिलता था। क्लियर? और पूछो एनी अदर। Sir, sir, is there any specific limit to what a person can hold? यस, The number of like लॉज fields? बने हुए हैं, उल्करा, अर्बन लैंड सीलिंग्स रेगुलेशन एक्ट, अर्बन लैंड सीलिंग रेगुलेशन एक्ट। उसी तरह से फार्मर्स के ऊपर भी कई ऐसे लॉज लगते हैं कि एक आदमी इस तरह जमीन अपने पास नहीं रख सकता, इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी जमीनों को बांट देते हैं, ये वाइफ की है, ये बेटे की है, ये पापा की है, ये मम्मी की है, ताकि ज्यादा लैंड रखी जा सके। यस, देयर आर लिमिट्स, लैंड सीलिंग्स हैं। और पूछिए। No, sir, that's it. ठीक है जी, लैंड सीलिंग को अगर आप लिखोगे ना इंटरनेट पर तो आपको सारा डाटा मिल जाएगा, और आप चाहेंगे तो मैं भी आपको डाटा प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन?